साथियों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। शेड्यूल बिजी होने के कारण काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। पुनः आपके बीच लॉर्ड्स एनसीआर पर आया हूं। आप सबों के बीच कोर्ट की चूँकि समर वैकेशन का टाइम चल रहा है तो अभी थोड़ा फ्री हूं। आप सबों से फिर एक बार मैं रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं दोस्तों सीधे टॉपिक पर आता हूं। आप सभी ने सुना होगा कि बिहार के सबसे बड़े समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे ने बिना पहली वाइफ को डिवोर्स दिए, यानी ऐश्वर्या राव को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली है। ऐसा खुद तेज प्रताप यादव जी ने अपने पोस्ट पे लिखा है। खुद ही की पोस्ट में किए गए तस्वीर से साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों की नज़दीकी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ 12 वर्षों से रिश्ते में हैं। कानूनी तौर पर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, सामाजिक तौर पे भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि जिस परिस्थिति में तेज प्रताप यादव जी ने ये एक्सपोज किया है वो सही समय नहीं था, सही टाइम नहीं था, या फिर जो उनकी एक्टिविटी थी ये सही नहीं थी। मैं इसका सामाजिक तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी समर्थन नहीं करता। आज इस पर बात कर रहा हूँ कि क्या बीएनएस की धारा 82 के तहत, जिसे आप भारतीय नागरिक संहिता बोलते हैं, जो नए लॉज हैं, इसके 82 के तहत जो पहले बाइगेमी में 494 में आता था आईपीसी में, तो 82 के बाइगेमी के अपराध में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। क्या तेज प्रताप यादव को 7 वर्ष की सज़ा हो जाएगी? क्या तेज प्रताप यादव की विधायकी चली जाएगी? क्या ऐसा होगा? ये बहुत सारे सवालात लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से पूछा है, लीगल ओपिनियन मांगी है। आप सबों को याद दिला दूं, आज पटना से मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगी है। एक नेता है, उन्होंने पूछा है कि केस पहले से चूँकि चल रहा है, मामला फैमिली कोर्ट में है, डिवोर्स का केस चल रहा है और बहुत सारे और भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तेज प्रताप यादव के अगेंस्ट में। तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय चूँकि अभी पत्नी ही है, तो ऐश्वर्या राय ने सेकंड मैरिज, ऐश्वर्या राय से फर्स्ट मैरिज हुई थी, उसके बाद ये डिस्प्यूट चल रहा था और सेकंड मैरिज की बात तेज प्रताप यादव की आ गई है। तो क्या सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स करने पर या कर लेने पर जेल जाना पड़ेगा तेज प्रताप यादव को? आप सभी जानते हैं कि तेज प्रताप की पहली पत्नी वाइफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं, ग्रैंड डॉटर, और चंद्रिका राय की डॉटर हैं, बेटी हैं ऐश्वर्या राय। क्या ऐसे केस में एफआईआर हो गई तो क्या बेल हो जाएगा? सोशल मीडिया पर बहुत सारी पिक्चर और वीडियो चल रहा है तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव, जो कि बहुत करीबी हैं, क्लोज हैं और अपने रिलेशनशिप का इजहार एक्सपोज कर चुके हैं तेज प्रताप यादव ने। तो अब ये क्या क्या कानूनी असर पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें सामने आएगी, इससे क्या क्या साबित हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें लोगों ने मेरे से पूछा है। अब देखिए, तलाक का केस पहली वाइफ से चल रहा है और ये केस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोर्ट क्या सज़ा देगी, ये तो बाद का विषय है, लेकिन मैं लीगल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। आप सबके जहन में भी या किसी के साथ अगर इस तरीके की कोई ज़िंदगी कसम कस की ये तमाम घटनाएं चल रही होंगी और किसी परिस्थिति के कालखंड में सेकंड मैरिज उन्होंने आप लोगों ने में से किसी ने जो सुन रहे हैं कर ली हैं, तो और वो भी विदाउट डिवोर्स, विदाउट फाइनल डिवोर्स, सेकेंड मैरिज अगर कर ली हैं, तो ऐसे सारे सवाल अगर आपके जहन में चल रहा होगा तो आप बहुत इत्मीनान से सुनिए। इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो और मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने वाले वीडियो नहीं मिलेंगे। इसलिए कानून क्या कहता है, इस केस में क्या होगा, या आप लोग किसी परिस्थिति के कालखंड में अगर ऐसा निर्णय लिए हैं, सेकंड मैरिज कर लिए हैं, उसको एक्सपोज किए हों, नहीं किए हों, कोई मैटर चल सकता है या चल रहा होगा या पेंडिंग है, ये सारे लोग, चाहे वो पति हो पत्नी हो, सभी लोग आराम से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहे हैं, आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में तेज प्रताप यादव के सारे कानूनी तरीके बताऊंगा। हालांकि तेज प्रताप यादव, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने सामाजिक तौर पे भी और कानूनी तौर पे ठीक नहीं किया है। मैं इन जो तरीका है उनका उस तरीके का पक्षधर नहीं हूँ, परंतु अगर आप सभी में से किसी के साथ भी ज़िंदगी के कालखंड में फंसकर सेकंड मैरिज कर ली हैं तो आपके साथ हूँ, आपके समर्थन में हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजिकली लाइन बाई लाइन सुनिए।
अपने जो भी काम कर रहे होंगे 2-4-10-15 मिनट का समय निकाल के सुनिए इसको। आज आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके बीच लेकर आता हूं और तमाम चीज़ें बहुत एक्सप्लेन गहराई से करता हूं, ताकि आपको किसी और एडवोकेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ आप बने रहिए। अगर अभी तक फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। देखिए, चूँकि सवाल BNS भारतीय नागरिक जो संहिता है, जो नए लॉ आए हैं, उसमें 82 यानी 82 में इसको रखा गया है। पहले ये IPC इंडियन पिनल कोड के 494 और 494 के सेक्शन में आता था, जिसे बाइगेमी का अपराध आप कह सकते हैं या उसे कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेना, जो कि कानूनन में गलत है। इस केस में देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया तेज प्रताप यादव जी ने किया वो गलत किया है, क्योंकि 12 वर्षों से अनुष्का यादव के साथ रिलेशन में थे। ये पहले भी तेज प्रताप यादव ने इस बात को अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा है। तो सवाल है कि अब जब 12 वर्षों से आप संबंध में थे तो या तो आप अनुष्का यादव से ही शादी कर लेनी चाहिए थी, ऐश्वर्या राय को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, और अगर ऐश्वर्या राय से शादी कर ली तो फिर अनुष्का यादव को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, उससे संबंध तोड़ लेने चाहिए थे। अब क्या परिस्थिति दोनों परिवार के बीच बनी है, दोनों के बीच बनी, ये तो गहराई का विषय है, ये दोनों बताएंगे विस्तार से, या कोर्ट का मसला है। लेकिन मैं सिर्फ लीगल ओपिनियन की राह पे चल रहा हूँ, ताकि क्या गलत है, क्या सही है, क्या होगा, क्या परिणाम होगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। देखिए, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर किसी परिस्थितियों के कालखंड में फंसकर आपने दूसरी शादी कर लिया है तो आपने कोई गलत नहीं किया है। मैं और मेरे लीगल ओपिनियन का समर्थन आपके साथ है। पति पत्नी दोनों इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे, दोनों के ये दोनों के लिए वीडियो काम आने वाला है। जो भी जिनके ऊपर नए सेक्शन में 82 का केस चल रहा है, पुराने सेक्शन में 494 495 IPC का केस चल रहा है, वो गहराई से इस वीडियो को सुनिए। अब देखिए, जो सेक्शन 82 BNS या 494 IPC 495 IPC है, अब इसके अंदर 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। यदि पति या पत्नी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेते हैं या कर लेती है इवन ड्यूरिंग दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान 82 BNS में दिया गया है, 494 IPC में दिया गया है। अब दोस्तों, सिर्फ सज़ा सुनकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना सोचे कि अब आगे क्या ही सुने, वकील साहब ने तो पहले ही डरा दिया, ऐसी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से वकालत शुरू होती है, यहीं से कानूनी दावपेच शुरू होती है, यहीं से एडवोकेसी शुरू होती है। एक अच्छे अधिवक्ता की जो क्वालिटी है वो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। अब देखिए, इन कानून में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, जिसका लाभ आपको या लालू परिवार को मिलेगा, लालू जी के सुपुत्र तेज प्रताप को मिलेगा, और इन्हीं कमियों का लाभ उठाकर अन्य जितने भी लोग हैं जो बाइगेमी के केसेस को झेल रहे हैं, उनको दूसरी शादी कर लेने पर भी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगने के बाद भी अपोजिट पार्टी कुछ भी साबित नहीं कर पाती, नहीं कर पाता। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा होगा, थोड़ी सुनने की इच्छा भी जाग गई होगी। आप सोच रहे होंगे वाह वाह वाह, क्या वकील साहब ने बता दिया, बहुत ही कमाल की बात वकील साहब ने बताया। तो दोस्तों, बिल्कुल मैंने सही बताया, 100% 100% सत्य बताया, ट्रुथ बताया, प्रैक्टिकल बताया हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। आज तक मैंने अपने किसी भी क्लाइंट को सज़ा नहीं होने दी, ना ही प्रूफ होने दिया, और ना ही किसी तरीके का कोई बहुत इस क्रिटिकल स्टेज पे जाने दिया। लगभग मुझे लगता है कि 200 से भी ज़्यादा बाइगेमी के केसेस को मैं डील कर चुका हूँ, लीड कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ, और क्लाइंट को जीत दिला चुका हूँ। एक भी ऐसा केस अभी तक मैंने नहीं ऐसा किया कि जिसमें मेरे किसी क्लाइंट को जेल जाना पड़ा या बाइगेमी में सज़ा होने दिया या साबित होने दिया। ये कैसे हुआ?
किस तरीके से हुआ वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी आप सुन लीजिए। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं इसको ऑडियो कम वीडियो में बना रहा हूं, क्योंकि अपलोड होने में बहुत दिक्कत होगी और मैं प्रोफेशनल नहीं हूं कि मैं इसको, चूँकि IT का मैं आदमी नहीं हूं तो मुझे अपलोड करने प्रॉपर आता नहीं, इसलिए मैं इसको ऑडियो में बना रहा हूँ। बाइगेमी के अंदर देखिए 7 साल की सज़ा है, आप सभी जान गए, सब तो ठीक है, मगर कानून, लॉ, सेक्शन, IPC, BNS बहुत पेचीदा है, टेक्निकलिटी बहुत है इसमें। आखिरी में यही कहूँगा कि आसानी से ना तो इसमें FIR होगी और ना ही आसानी से सज़ा होगी। पहली बात तो ये कि 82 BNS यानी बाइगेमी, पहले जो बार बार कह रहा हूँ 494 IPC में था, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है। अब आप पूछेंगे कि वकील साहब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब है कॉग्निजेबल ऑफेंस का? साहब इसका मतलब समझाने के लहजे में होगा कि पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी जो FIR कराना चाहती है या कराना चाहता है, उसका FIR पुलिस स्टेशन में नहीं होगा। इसमें पुलिस सीधा सा कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। यानी कि इस केस में ये नहीं होगा कि पुलिस की गाड़ी रात को करीब 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे रात को आई, आपके घर पर आई और पूरे परिवार को उठाकर ले गई जैसा पहले होता था। ऐसा नहीं होगा। परिवार या पति के साथ कोई बदसलूकी पुलिस नहीं करेगी, मारपीट या गाली गलौज नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस को सीधे तौर पर FIR करने का अधिकार इस कानून ने छीन रखा है। इस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट पुलिस इंटरवीन करे, या केस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये जो केस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी असंज्ञेय अपराध है, इसलिए इसका कॉग्निजेंस केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट के अलावा सीधा पुलिस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उम्मीद करता हूं कि साहब आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तेज प्रताप यादव सुन रहे होंगे, उनको भी ये बात समझ में आएगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको ये केस मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये ताज़ा मामला है। पहले भी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन फिर से एक बार नए मामले पर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन मांगा। अब देखिए, इसमें से इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आप सबको समझा नहीं सकता हूँ। तो पुलिस को सीधा इस केस में कोई रोल नहीं होता, ये क्लियर है, जब तक कोर्ट आदेश नहीं कर देता। देखिए, क्योंकि अक्सर लोग पुलिस के अत्याचार या पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की बर्बरता से लोग घबराते हैं, पुलिस की बदतमीजी से लोग घबराते हैं कि साहब पुलिस आएगी, बदतमीजी करेंगी, घर पर आकर धमकाएंगी, गाली गलौज करेंगी, टॉर्चर करेंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दोस्तों, पुलिस यहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर पुलिस इंटरवीन नहीं करेगी। मैंने कई बार बताया, चाहे आपने शादी बिना डिवोर्स के कर लिए हों या नहीं कर लिए हों, ये पुलिस का मामला नहीं है जब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। तो तेज प्रताप यादव केस के संदर्भ में अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव के केस में पुलिस इंटरवीन नहीं करेंगी जब तक कोर्ट का कोई आदेश, अंतरिम आदेश नहीं आता है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। मुझे लगता है यहाँ तक आप सबों को कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरी बात पर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनिए। अब आपका सवाल होगा कि चलिए वकील साहब, आपने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो अदालत तो कार्रवाई करेगी, कोर्ट तो कार्रवाई करेगी, तो क्या होगा? बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये अपराध बेलेबल ऑफेंस है। अब आप पूछेंगे बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो आपको बता दूं, बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि इस अपराध में, यानी बाइगेमी के अपराध में, यानी 494 IPC के अपराध में, यानी 82 BNS के अपराध में, दूसरी शादी कर लेने के अपराध में ये ऑफेंस है। तो इसमें बेल लेना आपका कानूनी अधिकार है। यानी जब भी इस अपराध में बेल एप्लीकेशन आपके वकील साहब के द्वारा कोर्ट में मूव होगा तो कोर्ट आपके बेल को रिजेक्ट नहीं करेगी, या जज साहब कह देंगे कि आपको जमानत नहीं देंगे, ऐसा जज साहब नहीं कह सकते। जज साहब को हर हाल में जमानत देनी पड़ेगी, आपके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते जज साहब। चाहे सेकेंड मैरिज करने के लिए जो
केस किया गया है वो जज साहब का कोई अपनी बेटी ही क्यों ना हो और अपना कोई रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, कोई क्लोज ही क्यों नहीं हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि हर हाल में बेल देनी पड़ेगी जज साहब को, क्योंकि कानून में लिखा है बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जेल भी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें जमानत का अधिकार है। तो मान कर चलते हैं कि तेज प्रताप यादव के सदर में अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव के केस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि कोर्ट जब डिवोर्स का केस फाइनल कर रही होंगी तो उस समय एलिमनी जो है वो देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ता है क्योंकि दोनों के अपने स्टेटस के हिसाब से तय करेगा, दोनों म्यूचुअल भी तय कर सकते हैं, कोर्ट भी तय कर सकता है। अब किसी और के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर और किसी आप लोगों में से जो भी सुन रहे हैं उनका कोई केस चल रहा हो तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं ताकि आपके भी सवाल का जवाब मिल जाए। तो देखिए, मान कर चलते हैं कि आप लोगों में से किसी ने दूसरी शादी कर ली। अभी अब तेज प्रताप यादव के केस को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, अब आप लोगों के केस पे आते हैं कि आप लोगों में से किसी ने दूसरी शादी कर ली। तो पहली बात तो ये कि पुलिस में कंप्लेंट नहीं होगी, क्लियर हो चुका है। दूसरी बात ये कि बेल तुरंत मिल जाएगा, ये भी क्लियर हो गया है। अब ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण था इस केस में समझाना, ये दोनों आप जो है क्लियर हो गया और आप लोग समझ गए होंगे, दोनों काम आपका हो गया। अब आप पूछेंगे कि पुलिस में एफआईआर नहीं हुई, कोर्ट से हुई और कोर्ट से बेल भी हो गया वकील साहब, परंतु कोर्ट में केस तो चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा, कोर्ट है, केस तो चलेगा, मगर आपको इस दौरान ना तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं पुलिस से किसी प्रकार का आप सब सुनने को मिलेंगे, क्योंकि केवल और केवल ये केस चलेगा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर्स हैं वो चलेंगे। और इस दौरान अपोजिट पार्टी को ये साबित करना पड़ेगा कि शादी पूरे रिचुअल्स के साथ, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ वाकई में शादी हुई है। दोनों में से यानी सेकंड शादी के जो आरोपी हैं और जो सेकंड शादी करने वाले हैं और सेकंड शादी जिन्होंने कर लिया है, जैसे भी आप समझें, उन लोगों का 5-7 साल तक, कभी कभी तो 10 साल तक लग जाता है पूरे कोर्ट के ट्रायल के प्रोसीडिंग में। तो इतने दिनों के अंदर साबित करना पड़ेगा। अगर हम तेज प्रताप यादव के प्रसंग में देखें तो ऐश्वर्या राय जो पहली पत्नी है तेज प्रताप की, इसमें तलाक का केस पेंडिंग है, तो इसे साबित करना पड़ेगा और ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि अनुष्का यादव के साथ शादी हुई है, क्योंकि जो वीडियो दिखाया जाएगा, जो ऑडियो दिखाया जाएगा, तमाम चीज़ें ये मुझे लगता है कि जब तक ओरिजिनल सोर्स में एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक कोर्ट इसको डिक्लाइन करेगी। ऐसे नहीं चल सकता कि देखिए अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव के साथ रह रही हैं, इसकी बीवी ही होगी, इसके साथ किसी और ने फेसबुक इंस्टा पर पिक्चर है वो पोस्ट कर दी हैं तो हस्बैंड वाइफ लग रही हैं, सिंदूर लगा रखी हैं, आधार कार्ड में नाम है वगैरह वगैरह, इससे साबित नहीं होगा। कहीं पति पत्नी लिखा हुआ है तो ये भी शादी के रिचुअल्स को नहीं माना जाएगा। ये प्री एजम्पशन यहाँ नहीं चलता 494 आईपीसी में और 82 बीएनएस में, या जो नए कानून जैसा मैंने बताया कि भारतीय नागरिक संहिता जिसको बीएनएस कहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा। सीधा का सीधा अपोजिट पार्टी को शादी रिचुअल्स, शादी के साथ फेरे और तमाम चीज़ें जो कस्टम्स होते हैं उसे साबित करना ही पड़ेगा। अगर साहब हम कानूनी तौर पर शादी की बात करें तो शादी का मतलब होता है अपोजिट पार्टी को रीति रिवाजों के साथ, पूरे कस्टम्स के साथ दिखाना पड़ेगा कि शादी यहाँ हुई थी, पूरे कस्टम्स के साथ हुई थी, और ये हैं शादी के फोटोग्राफ, ये हैं शादी की वीडियो, ये हैं शादी के तमाम सबूत, ये हैं पंडित जी, ये पंडित जी शादी कराए थे, और लड़की को जो दूसरे कंप्लेन किया उसे भी साबित करना पड़ेगा कि हमारी अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है और ये मेरी शादी रिचुअल्स के साथ हुई थी। ये भी साबित करना पड़ेगा कि हमारी जो शादी थी इन रिचुअल्स के साथ संपन्न हुई थी। वही सेम रिचुअल्स दूसरी वाइफ के साथ भी साबित करना पड़ेगा। तो पूरे रिचुअल्स के साथ शादी को साबित करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगी। चाहे बिना शादी के दूसरे वाइफ से बच्चा ही क्यों ना हो जाए, दूसरी वाइफ प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो जाए, 2 बच्चे क्यों ना हो जाए, तब भी दूसरी वाइफ
या दूसरी वाइफ कोर्ट में जाके कह दे, गवाही दे दे कि अपोजिट पार्टी ने शादी कर ली है, तब भी ऐसी परिस्थिति में भी बहुत आसानी से साबित नहीं होती। अब कोई कहता है कि साहब तेज प्रताप यादव का अनुष्का यादव के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों की फ़ोटो आई है, खुद ही उन्होंने तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट पर इसे एक्सेप्ट किया है, सिंदूर लगाता हुआ फ़ोटो पोस्ट किया है, यहाँ वाइफ के तौर पर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, आधार कार्ड में पत्नी के तौर पर अनुष्का यादव का नाम है, ये देखिए होटल में एंट्री दिखा रहा है, दोनों ने पति पत्नी रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है, इसका प्रूफ है, इन्होंने जो है नॉमिनी में वाइफ का नाम लिखा हुआ है अनुष्का यादव का। अभी ये किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, अभी ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि करंट मामला है तेज प्रताप यादव का, तब भी ये साबित नहीं होगा कि शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, किसी आधार कार्ड में नाम हो जाना, ये शादी के कस्टम्स नहीं हैं। किसी के साथ भी अगर कोई नाम लिखवा दिया गया हो तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसकी शादी हो गई है, ये शादी का एविडेंस नहीं माना जाता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जा सकता है, लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर उसी कैमरे, जिस कैमरे से रिकॉर्ड किया, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस में देना पड़ेगा। शादी का एविडेंस है रिचुअल्स, वीडियोग्राफी, कस्टम्स के साथ साथ, सात फेरे के साथ साथ, हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ, या अन्य किसी धर्म रिवाजों के साथ है तो उनके रिवाजों के साथ साथ शादी का संपन्न होना प्रूफ करना पड़ेगा। शादी को साबित करने के लिए कुछ रिचुअल्स को बताना ही पड़ेगा, उस जगह को बताना पड़ेगा कि शादी कहाँ हुई थी, किस मंदिर में हुई थी, किस जगह हुई थी, किस समय हुई थी, कौन कौन से लोग शरीक हुए थे, बारात आए थे, इस तारीख पर हुई थी, फलाने होटल में हुई थी, फलाने जगह पर हुई थी, फलाने रीति रिवाजों के साथ हुई थी, ये लोग सम्मिलित हुए थे, ये पंडित जी आए थे, ये वीडियोग्राफी, ये जो है ऑडियोग्राफी है, ये ओरिजिनल सेट ऑफ कॉपी है, ये ओरिजिनल सेट ऑफ सोर्स है, वगैरह वगैरह। ये सारे के साथ शादी को साबित करना, मतलब जिस कैमरा से फ़ोटो लिया गया हो, जिस वीडियो बनाया गया हो, उस कैमरे को से निकलवाना, मंडप की वीडियो के साथ उपलब्ध कराना, मुझे लगता है बहुत टेढ़ा टास्क होता है किसी के लिए। अपोजिट पार्टी के लिए तो बहुत ही टेढ़ा टास्क है, बहुत मुश्किल होगा कि पूरा ट्रायल को ये झेल पाएंगे। ये स्वीकार, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरी पार्टी ये स्वीकार कर ले, यानी लड़का या लड़की जिसने शादी करी है वो स्वीकार कर ले कि भाई हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम दोनों ने रिचुअल्स के साथ शादी कर ली है, या फिर हमने शादी कर ली है, तो बात ही ख़त्म है, ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक दूसरी दोनों पार्टी आपस में, यानी शादी करने वाला या शादी जिसके साथ हुई, दोनों ने जब तक कोर्ट में अपना एफिडेविट नहीं लगा देता कि भाई हमने शादी कर ली है, तब तक वो नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ तो केवल और केवल वो पढ़ा जाता है सही मायने में जो है ही नहीं। यहाँ लिखा है दूसरी शादी कर लेने पर, दूसरी बीवी के साथ रहने पर, दूसरी औरत के साथ रहने पर, मौखिक रूप से अपनी पत्नी बताने पर आपको सज़ा नहीं होगी, ना कोई सज़ा दिलवा पाएगा, ना तो दिलवा पाएगी। क्लियर है? फिर से एक बार कह रहा हूँ आप सबों को, सुन लीजिए। आपको बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर लेने पर सज़ा तभी होगी जब आपने दूसरी शादी कर ली हो, रीति रिवाजों के साथ करी हो। रीति रिवाज आपके ऊपर केस करने वाला पक्ष साबित करेगा, जिसने आप पर केस किया है वो उसको साबित करना है, वही साबित करेगी, तभी दूसरी पार्टी को सज़ा दिलवा पाएंगी या दिलवा पाएंगे। दंडित करने के लिए शादी के रिचुअल्स को साबित करना जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है 82 में, इसके बिना मुश्किल है। अब आप बोलेंगे वकील साहब साथ रहना भी तो गलत है, साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं साहब, एडल्ट्री की धारा को माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब किसी के साथ कभी भी सहमति से सेक्सुअल कंपेनियन, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेक्स संबंध कर सकते हैं। इसको अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हालांकि ये नियम सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है, परंतु मैं कानून का व्यक्ति हूँ, कानून की बात करूँगा। कानून में जो चीज़ अपराध नहीं है वो अपराध नहीं है। चाहे दो एडल्ट जो है आपस में सेक्स रिलेशन बना रहे हो, इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बस ये चीज़ें, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे अरे वकील साहब कानून तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा कानून है। जी हाँ,
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कानून है। जिन लोगों को नहीं पता नहीं पता, वो लोग उतना ही जानते हैं कि दूसरी शादी कर ली बिना तलाक दिए हुए, अब तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी, जेल भिजवा देंगे, एफआईआर हो जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 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 कब होगी, कैसे होगी, किस परिस्थिति में सज़ा होगी, किस परिस्थिति में एफआईआर होगी, किस सूरत में होगी, कोर्ट में क्या एविडेंस देंगे, कैसे देंगे, वो मैंने आपको सारी चीज़ समझाया और वो कानून के दायरे में रहकर समझाया। ये कोई एक पक्ष के लिए नहीं सलाह दे रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ये सलाह दोनों पक्षों के लिए है। यानी मुकदमा करने वाले को भी फ़ायदा मिलेगा, मुकदमा लड़ने वालों को भी फ़ायदा मिलेगा, और जिनके खिलाफ मुकदमा हो गया है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जिन्होंने अभी कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग नहीं झेल रहे हैं, चुपचाप हैं या हाइड हैं, उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। कैसे बचना है, कैसे क्या चीज़ करना है, या जो ऐसा प्लान कर रहे होंगे उनको कैसे शादी करनी है, सेकंड मैरिज, उनको भी फ़ायदा मिलेंगे। तो आप सुनेंगे समझेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। लॉर्ड्स एनसीआर पर आप बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब आता हूँ तेज प्रताप यादव के संदर्भ में। अगर तेज प्रताप यादव के केस में देखेंगे तो तेज प्रताप यादव को भी फ़ायदा मिलेगा और ऐश्वर्या राय जी को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अनुष्का यादव के साथ शादी को साबित किया जाना बड़ा मुश्किल है। जब तक अनुष्का यादव कोर्ट में अपनी एफिडेविट और तेज प्रताप अपनी एफिडेविट नहीं देते कि हाँ जी हमने शादी कर ली है। अब आखिरी में आप सबों को एक सवाल और होगा कि इसका भी उत्तर दे ही देता हूं ताकि आप आगे पूछेंगे कि वकील साहब सेकेंड मैरिज करने वालों के साथ आपका क्या सिंपैथी है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, तेज प्रताप यादव के साथ वास्तविक स्थिति क्या है वो मैं नहीं जानता, पर तेज प्रताप यादव ने सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर गलत किया है, और मैं अभी इस स्तर पे गलत भी नहीं बोल सकता। हो सकता है उनकी क्या आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे परिवार को उन्होंने बताया नहीं बताया, क्योंकि 12 वर्षों से अगर तेज प्रताप रिलेशन में था तो अनुष्का यादव से ही शादी करनी चाहिए थी, ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी में तो नहीं आना चाहिए था, ये तो गलत है। लेकिन अब जिस परिस्थिति के कालखंड में ऐसा निर्णय लिया गया है तो ले लिया गया, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब ऐश्वर्या राय तो रीएस्टेब्लिश हो नहीं सकती है, मुझे मुश्किल ही लगता है। तो फिर एक जो उम्र है उस उम्र को निकालना भी तो ठीक नहीं है। अब अन्य मामलों में अगर देखा जाए, आप लोगों के मामले में तो हम तेज प्रताप यादव की बात कर लिए हैं, आप सुन चुके हैं। आप सबों के मामले में देखिए, बड़े बड़े लोग परेशान हैं, अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं, सीधे साधे लोग परेशान हैं। ना सिर्फ आदमी, औरतें भी परेशान हैं। आदमी तलाक नहीं दे रहा है, औरतें तलाक नहीं दे रही हैं। किसी केस में आदमी साथ नहीं रहना चाहता, किसी केस में औरतें साथ नहीं रहना चाहती। बट 90% मैं देखता हूँ कि औरतें जाकर के थोड़ा कुछ हुआ और तुरंत सास ससुर पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया, 498 और तमाम चीज़ें की एफआईआर करा दी, ये कर दी, वो कर दी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दी, जो ना आरोप लगाना चाहिए वो आरोप लगा दी। उसके बाद एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करती हैं, परिवार को परेशान करने की कोशिश करती हैं, गाली गलौज करती हैं, तमाम तरीके की बातें होती है। फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन की डीलिंग होती है, तो वो मैं गलत मानता हूँ। कई बार मेल की भी गलती होती है। तलाक के मुकदमे 5 साल से 10 साल से कभी कभी 15-20 सालों से चल रहा होता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगती है, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। दोनों अडिग होते हैं, एक देंगे नहीं एक लेंगे नहीं, इतने पैसे दोगे तो होगा, इतने पैसे ही दूंगा, और इसी कसम में 15-20 साल निकल जाता है। तो फिर क्या करेंगे, कुछ फैसला नहीं हो रहा है। अपोजिट पार्टी एक्सटॉर्ट करने में लगा है। 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। बेचारी की सैलरी 50,000 मात्र है, मांग रही है 50 करोड़, कहाँ से देगी। परेशान होगा, बीपी शुगर का शिकार होगा और बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। अब क्या ही करे ऐसे इंसान। इतने सालों में इंसान की एक जो नेचुरल लाइफ होती है, ये 30 से 40-45 साल का जो उम्र होता है, नेचुरल गोल्डन लाइफ, गोल्डन एज बोला गया है। इंसान को एंजॉय करने का समय होता है फैमिली के साथ, बच्चे के साथ। अब ये जो समय है 10 साल 15 साल, अगर ये पुलिस कोर्ट कचहरी में के चक्कर लगाने में निकल चुका है, बाल निकल के चेहरा उतर गया है, परेशान है, सैलरी कम हो गई है, जीने का तमन्ना ख़त्म हो चुका है, वगैरह वगैरह, तो फिर बाद में वो शादी करके ही क्या ही ले लेगा। 50 वर्षों के उम्र में अगर कोई शादी करता है तो आखिर ज़िंदगी की जो 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 एक कसमकस है, एक इन्जॉयमेंट है, वो तो ख़त्म कर चुका है। तो ऐसे लोगों को तो
अपने डिसीजन लेने ही चाहिए। और अगर डिवोर्स नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरी शादी करने का तो ऑप्शन सेलेक्ट करना ही चाहिए। इसीलिए साहब, बचाने के लिए जो भी रास्ते होते हैं मेरे तरफ से, कानूनी दावपेच होते हैं, साम दाम दंड भेद नीति, कानूनी रूप से मैं आप सबों से शेयर करता हूँ, अख्तियार करता हूँ। इसका रास्ता निकालते हैं और आप लोगों को शेयर करते हैं, बताते हैं। मेरा मकसद आप सबको केवल और केवल एजुकेट करना है, आपको कानूनी राय देनी है, आपको कानूनी तरीके से समझाना है, कानून की बारीकियों को, उसकी धाराओं में क्या कमी है क्या नहीं है, बेगेमी के दावपेच को, ताकि जागरूक हो सकें, आप सब बच सकें और ज़िंदगी की कसमें अगर कोई किसी कालखंड में आकर किसी ने फैसला लिया है तो उस फैसले के कैसे आप अक्षुण्ण रख सकें, कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें, अच्छे से रह सकें, अपनी ज़िंदगी की आगे की गाड़ी को चला सकें, अपने परिवार को बढ़ा सकें, तमाम चीज़ें आपके पक्ष में सोशल मीडिया पर खोजते हैं तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। उस तरह से कानून काम करता है। तो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप सब बचें। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, कानून की गहराई में जाकर आपको समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ता है ताकि आप सजग रहें, आप समझें चीज़ों को और अपने केस से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन शुरुआत कर सकें। और हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन एक आखिरी अपील आपसे करूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पर जाकर सेट कर लीजिए, ताकि जितने भी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके बीच लेकर आऊँ वो आपके स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो सकें और आप इसे सुन सकें। और अपने जो नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हैं उनको भी, जो किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं, किसी मैट्रिमोनियल केस में फंसे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई केस चल रहा है, काफ़ी दिनों से परेशान है, अगर आपके पास कोई लॉयर अच्छे नहीं है तो आप, लॉयर अच्छे नहीं बोलना ठीक नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम समय में आप इस केस को ख़त्म कर दें, किसी भी मैट्रिमोनियल केस को, और ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, या जो केसेस चल रहा है उसको ख़त्म करें, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट में मिलूँगा और आपके ज़िंदगी की नई शुरुआत में जो भी मेरे से समर्थन होगा, जो भी मेरे से सपोर्ट होगा, वो आपको करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया, और ये जानकारी कैसा लगा ज़रूर लिखिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। आप सबों ने बहुत गहराई से सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपने फ्रेंडशिप में अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट हो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आप समझ सकें, समझा सकें, जान सकें और अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।